चलिए आज हम चैप्टर पढ़ते हैं एनसीईआरटी का वायुमंडल में जल, कक्षा 11। तो इसके सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे। तो देखते हैं कि देखिए हवा में जल वाष्प होती है। जल वाष्प होती है हवा में, तभी तो पानी गिरता है। हवा में क्या होती है? जल वाष्प होती है। और वायुमंडल के आयतन के 0 से 4% तक हो सकती है। कितनी हो सकती है हवा में जलवायु? 0 से लेके 4% तक, है ना। और मौसम में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, वर्षा वगैरह में, हर चीज़ में इसका बहुत योगदान होता है। अच्छा, वायुमंडल में जो जल होता है वो किस रूप में होता है? एक तो गैस के रूप में होता है, एक द्रव्य के रूप में होता है और एक ठोस के रूप में, है ना। जैसे कभी कभी बर्फबारी होती है, ओला गिरते हैं, कभी कभी पानी गिरता है ना। और हवा में जो वाष्प होती है ना, तो वो जो है 3 रूप हो गए, गैस, द्रव और ठोस। ठीक है। अब भैया आप सोचोगे कि वायुमंडल में आर्द्रता कहाँ से आती है? तो वायुमंडल में जो आर्द्रता आती है, ये जो आर्द्रता यानी नमी आती है समुद्रों से, सागरों से, नदियों से और तालाबों से। जो वाष्पीकरण होता है, सूर्य की गर्मी से वाष्पीकरण होता है, तो पानी गैस के रूप में बदल के वायुमंडल में मिल जाता है ना। ये तो हो गया एक स्रोत। और दूसरा स्रोत क्या है? जैसे आपने देखा होगा पेड़ पौधे होते हैं ना, तो सूर्य की किरणें जब उन पर पड़ती हैं गर्म, तो उनसे भी जो है वाष्पीकरण होता है, लेकिन उसको वाष्पीकरण नहीं कहते। उसको उसके लिए अलग शब्द होता है। अगर पेड़ पौधों से वाष्पीकरण हो तो उसके लिए शब्द होता है वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। नाम बदल जाता है, चीज वही है। तो इन चीजों से जो है वायुमंडल में क्या जाता है? जल जाता है ना। ठीक है, तो ये चीज हो गई, है ना। अच्छा, अब एक चीज बात देखें कि इसको हम आर्द्रता बोलते हैं। जो हवा में जो जल वाष्प होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता। तो शब्द जो यूज होता है इसके लिए आर्द्रता। आर्द्रता क्या है? हवा में मौजूद जल वाष्प। ठीक है। अब आर्द्रता में हम आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आते हैं। एक होती है निरपेक्ष आर्द्रता और दूसरी होती है सापेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। तो निरपेक्ष आर्द्रता को देखते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है उसकी वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, है ना। जैसे अपना एक क्लासरूम है, इसके अंदर वायु है जितनी, उसमें कितनी नमी है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? निरपेक्ष आर्द्रता। और ग्राम प्रति घन मीटर, मान लो अपनी क्लासरूम जो है 10 घन मीटर है। सपोज 10 घन मीटर, 10 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, 10 मीटर ऊंची, ये अपनी क्लासरूम है। अब इसमें मान लो 2 ग्राम, या मतलब 2 ग्राम नहीं, 0.2 ग्राम, है ना, 0.2 ग्राम इसमें जल वाष्प है। ठीक है ना। तो ये निरपेक्ष आर्द्रता हो गई, मतलब प्रति घन मीटर में कितने ग्राम है ना। तो वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वाष्प मतलब कितनी जल वाष्प है, सीधा सीधा सिंपल कर लें अपन, वायुमंडल में कितनी जल वाष्प है उसको हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, है ना। और अब एक चीज और ध्यान रखना कि भाई गर्म हवा ज़्यादा पानी होल्ड कर सकती है, ठंडी हवा कम पानी होल्ड कर सकती है। तापमान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जलवाष्प कितनी हवा होल्ड कर सकती है? जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है? तापमान पर। जलवाष्प हवा के द्वारा जलवाष्प कितनी ग्रहण की जा सकती है, ये पूरी तरह से तापमान पर निर्भर करता है। तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या हो गई? निरपेक्ष आर्द्रता हो गई वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है, उसे हम कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता है जो है दिए गए तापमान पर, है ना, किसी भी एक तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में जो मौजूद आर्द्रता होती है उसके प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उससे समझ में आएगा, है ना। जैसे आप अपने हाथ में 2 सेब उठा सकते हैं, तो आपकी पूरी क्षमता क्या है मुट्ठी में 2 सेब उठाने की, है ना। लेकिन 2 सेब उठा सकते हैं, तो 2 सेब अगर उठा लिए तो आपने क्या कर लिया? 100% कैपेसिटी का यूज कर लिया, है ना। लेकिन अगर आपने 1 सेब उठाया तो आधी क्षमता यूज करी, आधी क्षमता यानी 50% सेब कैपेसिटी उसकी, है ना। तो अगर आपने 2 सेब उठा सकते हैं और 2 ही सेब उठा लिए, तो आप फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या हो गया? 100% सापेक्ष आर्द्रता हो गई। और अगर 1 सेब उठाया यानी 1 और उठा सकते हैं, तो ये 50% सापेक्ष आर्द्रता हो गई,
है ना। तीसरा तो सेब आप उठा ही नहीं सकते, क्योंकि 100% से ज़्यादा आप सीमा क्रॉस कर ही नहीं पाओगे, 2 ही उठाने की क्षमता है। ऐसे ही हवा जो है कितनी जल वाष्प होल्ड कर सकती है एक तापमान पे, अगर वो पूरी 100% कैपेसिटी है, मतलब उसके बाद अगर एक बूंद भी जल वाष्प हवा में गया तो वो पानी गिरा देगी उतना। वायुमंडल हवा जो है उससे ज़्यादा पानी होल्ड नहीं कर सकेगी, है ना। इसलिए आप ध्यान रखना, दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता, तो पूरी क्षमता क्या है, जो भी उसकी पूरी क्षमता है उसकी तुलना में एक्चुअल में जो आर्द्रता है, समझ गए ना। जैसे मान लो 50% आर्द्रता है अपनी क्षमता में, तो 50% आर्द्रता और होल्ड कर सकेगी। अगर 25% आर्द्रता है, मान लो आपके क्लासरूम में जो हवा है उसमें 25% आर्द्रता है उसकी कैपेसिटी की, तो वो 75% और होल्ड कर सकेगी, है ना, क्योंकि 100% तक वो होल्ड कर सकती है, उसके बाद नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो सापेक्ष आर्द्रता क्या कहती है, दिए गए तापमान पर पूरी क्षमता की तुलना में जो आर्द्रता उसने, पूरी क्षमता की तुलना में जो उसने आर्द्रता है उसमें, है ना। जैसे मान लो 25% आर्द्रता है, तो सापेक्ष आर्द्रता 25% हो गई, यानी अभी वो 75% और जल वाष्प ग्रहण कर सकती है ना। अगर 50% आर्द्रता है तो सापेक्ष आर्द्रता 50% हो गई, यानी 50% और होल्ड कर सकती है, यानी 100% उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना। तो पूरी क्षमता की तुलना में जो मौजूद आर्द्रता है उसको सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, हवा में तापमान के बदलने के साथ साथ सापेक्ष आर्द्रता भी बदल जाती है, और जो है जल वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता भी बदल जाती है। अगर तापमान ज़्यादा होगा तो हवा जो है ज़्यादा जल वाष्प ग्रहण कर सकेगी, ज़्यादा जल वाष्प ग्रहण कर सकेगी, और सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाएगी तापमान बढ़ने पे। ठीक है ना, तो ये इतनी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, संतृप्त हवा किसे कहते हैं, है ना। फिर से भाई, एक निश्चित तापमान पर जल वाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को संतृप्त हवा कहते हैं। देखिए, संतृप्त हवा को सीधा सीधा समझ लो कि अगर हवा में इतनी जल वाष्प आ गई कि वो अब आगे और जल वाष्प नहीं ले सकती, अगर और जल वाष्प उसमें गई तो वो वर्षा कर देगी, है ना, क्योंकि हवा उससे ज़्यादा पानी होल्ड नहीं कर सकती। तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है हवा की पानी होल्ड करने की, उसी को संतृप्त हवा कहते हैं। उसके अगर बाद में और पानी उसमें भाप के रूप में आया तो वो वर्षा गिरा के उसको वापस जमीन पर पहुंचा देगी, समझ गए ना। तो संतृप्त हवा, तो जलवाष्प की पूरी तरह से, जलवाष्प से पूरी तरह से पूरित, यानी पूरी तरह से ज़्यादा और आगे जलवाष्प नहीं हो सकती, 100% उसकी कैपेसिटी के बराबर जलवाष्प है, तो उसे हम बोलेंगे संतृप्त हवा। ठीक है ना, यानी कि इस तापमान पर अब हवा और अधिक नमी या आर्द्रता को ग्रहण नहीं कर सकती, उसकी फुल कैपेसिटी यूज हो गई है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वाष्पीकरण और संघनन। तो वाष्पीकरण देखते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव्य से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है ना। तो आपने देखा होगा, धूप में अगर आप एक थाली में पानी रख देंगे सवेरे और शाम तक देखेंगे तो वो एक थाली भर के पानी आधी थाली हो जाएगी, आधा पानी गायब। तो कहाँ गया, वायुमंडल में जलवाष्प बन के चला गया। तो क्या हो रहा है, वाष्पीकरण। कपड़े कैसे सूखते हैं, वाष्पीकरण से सूखते हैं। पानी जो होता है वाष्पीकरण होके वायुमंडल में मिल जाता है ना। ठीक है, और जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है ना। तो अब देखिए, अगर हम तापमान बढ़ा दें तो वाष्पीकरण बढ़ जाता है। आपने देखा ना, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार दूसरी चीज़ है, अगर हवा सूखी हुई है, देखो बरसात के मौसम में कपड़े नहीं सूखते क्योंकि हवा जो होती है पहले से ही नम होती है ना। और गर्मियों के मौसम में हवा सूखी हुई होती है ना। तो अगर गर्मियों का मौसम में क्या होता है, आर्द्रता कम होती है हवा में, तो अगर आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, ठीक है, नमी हवा ज़्यादा सोख लेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम पंखे में हवा कपड़े क्यों सुखाते हैं, अगर तेज हवा चल रही हो, हवा की गति ज़्यादा हो तो भी वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। तो हवा की गति तीव्र होगी तो वाष्पीकरण भी तीव्र होगा। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक थे, है ना, तापमान, हवा की गति और हवा की नमी। तो ये हो गया अपना वाष्पीकरण टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना संघनन। देखिए, संघनन क्या होता है कि जो जलवाष्प है हवा में वो जल में बदलती है ना, तो संघनन होता है। जल में बदलेगी तो क्या होगी, वर्षा होने लगेगी। बादलों से वर्षा क्यों होती है, बादलों में क्या होता है, जलवाष्प होती है, वो जल में बदल के जमीन पे गिरने लगता है। तो जलवाष्प जल में बदले तो उसको हम कहते हैं संघनन। अच्छा देखो, संघनन वाष्पीकरण का उल्टा होता है। वाष्पीकरण में क्या हुआ, तुमने लोटे में लेके पानी रख दिया धूप में,
तुमने अगर 2 घंटे बाद देखा कि लोटे में से पानी कम हो गया, तो जो जल था वो कहाँ गया? वायुमंडल में गिर गया। जल वाष्प बन के, गैस बन के वायुमंडल में चला गया, और वही गैस दोबारा से पानी भर के धरती पे गिरे तो वो क्या कहते हैं? संघनन। ठीक है ना? ठीक है। और एक चीज और है कि अगर जो हवा जो है ठंडी हो जाए ना, तो वो जलवाष्प ज्यादा धारण नहीं कर सकती। ठीक है। गर्म हवा ज्यादा जलवाष्प धारण कर सकती है। ठीक है। तो हवा जब ठंडी होती है तो जलवाष्प जो है जल में बदल के संघनित हो जाते हैं। ठीक है। और अच्छा, एक चीज है, बादल कैसे बनते हैं कि देखो, वायुमंडल में जलवाष्प है, तो वायुमंडल में जलवाष्प होती है, उन्हें छोटे छोटे कण, जैसे धूल के कण, धुएं के कण, या हवा में उड़ते हुए नमक के बिल्कुल बारीक कण, आंखों से भी ना देख सके, उन कणों पे जलवाष्प जो है इकट्ठा होने लगती है। इकट्ठा होने लगती है और मोटी बूंद बन जाती है पानी की, और बड़ी बूंद बन जाती है, और बड़ी बूंद हो जाती है, फिर इतनी बड़ी और इतनी भारी हो जाती है कि वो हवा उसको होल्ड नहीं कर पाती है, वो जमीन पे गिरने लगती है। ठीक है। तो इन जो छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, इन्हें कहते हैं अपन संघनन केंद्रक। ठीक है। तो जो है हवा में छोटे छोटे कण होते हैं जिनके ऊपर जल वाष्प का संघनन होता है, और जल की फिर बड़ी बड़ी पानी की बड़ी बड़ी बूंदें बनने लगती हैं उनके ऊपर, उन्हें हम संघनन केंद्रक कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि संघनन कब होता है ना, यानी हवा पानी में कब बदलती है। ठीक है। तो संघनन तब होता है जब, एक पहली कंडीशन देखना, कि तापमान जो है ओसांक तक गिर जाए। है ना? ओसांक क्या होता है? जब संतृप्त हवा हो जाती है, मतलब 100% जो है आर्द्रता हो जाए, उसके आगे आर्द्रता नहीं हो पाए, है ना, तो वह तापमान ओसांक कहलाता है। ठीक है। तो अब जैसे तापमान जो है इतना इतना हो गया कि हवा जो है पानी अब और आगे होल्ड नहीं कर सकती, वर्षा करा देगी या पानी में बदल जाएगी जल वाष्प, तो तापमान जो है उस अंक तक गिर जाए तो संघनन होता है। वायुमंडल की जो जल वाष्प होती है वो जल में बदल जाती है। दूसरा, अगर हवा का तापमान कम कर दें, ठीक है, अब आपने देखा होगा कि तापमान कम करने पे क्या होता है कि जो हवा है वो नमी को होल्ड नहीं कर पाएगी, जल के रूप में धरती पे वापस गिरा देगी। है ना? तो अगर अपन हवा का तापमान कम करेंगे ना, तो आप देखना कि पानी में बदल जाएगी हवा का कुछ हिस्सा जो है आपको पानी में बदलता हुआ दिखेगा, मतलब थोड़ी थोड़ा गीलापन आ जाएगा उस सतह पे, जिससे भी, जैसे कोई ठंडी सतह है, उससे अगर कोई हवा तेजी से टकराती है तो आप देखना कि उस पे आसपास नमी आ जाती है अपने आप। तो हवा में जो जलवाष्प होती है ना, वो ठंडी होने पे जल को ग्रहण नहीं कर पाती, जल को छोड़ देती है, इतना समझ लो। तो तापमान कम करें तो भी संघनन हो जाता है। और अगर मान लो तीसरी चीज संघनन की क्या होती है कि देखो, हवा जो होती है एक सीमा तक जलवाष्प होल्ड कर सकती है ना? अगर वाष्पीकरण और ज़्यादा होए, और ज़्यादा होए, जैसे समुद्र के ऊपर हवा है, मान लो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी जल को होल्ड करने की कैपेसिटी फुल भरी हुई है, लेकिन समुद्र से वाष्पीकरण और हो रहा है, और हो रहा है, तो जो हवा है समुद्र के ऊपर की वो पानी गिराने लगेगी, क्योंकि इसके बाद तो वो वाष्पीकरण कर ही, होल्ड कर ही नहीं पाएगी। है ना? तो अगर उसकी 100% कैपेसिटी पे उसने जल होल्ड किया हुआ है, उसमें और ज़्यादा वाष्पीकरण करके जल मिलाया जाए, तो वो वर्षा करके वो जल को वापस पहुंचा देगी धरती पे। है ना? तो ये जो है संघनन जो है, वाष्पीकरण से और अधिक जल प्रविष्ट हो जाए तो भी संघनन हो जाता है। तो 3 कारण हमने देख लिए संघनन के। चलिए अब कुछ और टॉपिक देखते हैं, जैसे ओस क्या होती है। आपने देखा होगा जमीन पर, जैसे पत्थर है, घास है, या पेड़ पौधे हैं, इन पर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। अच्छा, आप देखोगे पानी तो गिरा नहीं, और जो पानी की बूंदें कहाँ से आ गई? है, तो ये पानी की बूंदें जो जमा हो जाती है ना, वो ओस कहलाती है। तो ओस कहलाने के लिए क्या चाहिए अपन को? साफ आकाश चाहिए, शांत हवा चाहिए, और उच्च सापेक्ष आर्द्रता, और ठंडी लंबी रातें। मैं आपको समझाता हूँ ठंडी लंबी रातें क्यों। देखिए क्या होता है, हवा जो होती है किसी ठंडी वस्तु से चल टकरा गई है, ठंड का मौसम है ना, रात का ठंडा टाइम है, तो उसमें क्या होगा, हवा जो है अपने साथ जो है आर्द्रता यानी नमी को होल्ड नहीं कर पाई, क्योंकि देखो ठंडापन होता है वातावरण में तो हवा जो है नमी छोड़ देती है ना? जैसे मान लो आपकी कार रखी है सर्दियों में, तो कार क्या है, रात में बहुत ठंडी हो गई, है ना, अब हवा उससे टकराई ना, तो हवा भी ठंडी हो गई, और हवा इतनी ठंडी हो गई कि वो पानी को होल्ड ही नहीं कर पाएगी, तो कार की जो, आपने देखा हो, कांच वांच गीले हो जाएंगे अपने आप। है ना? तो ये ओस जम जाती है,
ये घास पे, पत्थर पे, है ना, इन चीज़ों पे जो संघनन हो जाता है। अच्छा, ये संघनन आसमान में नहीं हो रहा, किसी वस्तु से टकरा के हो रहा है ना, तो ये जो है ओस कहलाती है। अब अगला है तुषार। देखो, ओस जमती है तो पानी के रूप में जमती है, तुषार जमती है तो क्या होती है, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों के रूप में, है ना। आपने देखा होगा कश्मीर मश्मीर में क्या होता है, सर्दियों में पता चल रहा कार के ऊपर बर्फ सी जम गई, है ना। तो ये तुषार जो है ठंडी सतह पे बनता है। जब 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाए तो ओस की जगह जो होता है बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उन पे, पत्थरों पे या अन्य वस्तुओं पे जम जाते हैं, है ना। ये तुषार हो गई। अब नेक्स्ट चीज हो गई, अगली हो गई कोहरा और कुहासा। चलिए कोहरे और कुहासे को देखते हैं। तो कोहरा क्या होता है भाई, ये एक बादल होता है ना, जिस जो जमीन के बहुत क्लोज होता है, ठीक है ना, और इतना हो जाता है धुएं धुएं सा कि हमको जो है कुछ दिखता ही नहीं है थोड़ी दूर तक का, है ना, तो ये कोहरा कहलाता है, ठीक है। अब अगला होता है कुहासा। तो कुहासे और कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी ज्यादा होती यानी पहाड़ों पे जो है मेनली कुहासा होता है, शहरों में कोहरा होता है ना। कुहासे दोनों ही जो है बादल जैसे होते हैं, और उसके हमें जो दृश्यता कम होती है, सर्दियों में देखना कोहरा दिखता है ना। और लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ को वही होती वही चीज़ है, लेकिन वहाँ पे और ज़्यादा नमी होती है उन बादलों में, और ज़्यादा जल वाष्प होती है, और ज़्यादा गीलापन महसूस होगा। सब वो पहाड़ियों इलाकों में जो होता है ना, उसको हम कुहासा कहते हैं, ठीक है। तो कोहरा जो होता है उसमें कम नमी होती है कुहासे की जगह तुलना में, बस इतना ही अंतर होता है ना। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं बादल। एक और चीज है, एक चीज में देख, धूम्र कोहरा। शहरों में क्या होता है, कोहरे में धुआं भी मिक्स हो जाता है प्रदूषण का, तो जो नई चीज बनती है उसे धूम्र कोहरा कहते हैं, ठीक है। अब हम बादल पे आते हैं। तो बादल क्या होती है भाई, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं या बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का सी सनहती होती है, जो आसमान में थोड़ी ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। तो देखो, पानी की बूंदें कैसे बनेंगी, जलवाष्प के संघनन के कारण। वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है, और जल का वाष्प के रूप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है ना। तो बादल जो है पृथ्वी की थोड़ी सी ऊंचाई पर निर्मित होते हैं, और अलग अलग प्रकार के बादल होते हैं। इनको मेनली 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पाक पछाप मेघ, दूसरा कपासी मेघ, तीसरा स्तरी मेघ, और चौथा वर्षा मेघ। अब हम देखते हैं पक्षाभ मेघ। ये जो है देखो 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं। आसमान में आप देखोगे पतले पतले सफेद सफेद से बादल दिखते हैं, पूरे साल दिखते हैं, बिल्कुल बहुत ही ऊंचाई पे, दिन हो या रात अपन को दिन में भी दिखते हैं वो, है ना। तो ये जो पक्षाभ मेघ होते हैं, पतले बिखरे हुए से बादल दिखते हैं ना, पंख जैसे, हमेशा सफेद कलर के रहते हैं, ये पक्षाभ मेघ होते हैं। दूसरे मेघ होते हैं कपासी मेघ। ये रुई के जैसे होते हैं, बरसात के मौसम में आपको दिखेंगे ये कपासी मेघ, रुई के जैसे बहुत बड़े बड़े मेघ, है ना। ये भी 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक बनते हैं। नेक्स्ट है स्तरी मेघ। परतदार बादल होते हैं जो आसमान में बहुत बड़े बाग पर फैले होते हैं। और चौथा वर्षा के मेघ, काले रंग के या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं, पृथ्वी के बहुत नज़दीक होते हैं। इन मेघों से सूर्य की किरणें नहीं आ पाती, अपारदर्शी होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये सतह को छू छू लेंगे, है ना, ठीक है। तो ये जो होते हैं वर्षा के मेघ होते हैं। चलिए हम ये मेघ देखते हैं। तो ये जो पक्षाघ मेघ है, ये आप देखेंगे पक्षाघ मेघ, ये जो साइरस क्लाउड्स लिखा है ना, साइरस, यही है पक्षाघ, ये है ना। तो ये देखो आपको बिल्कुल ये पंख जैसे दिख रहा है ना, ये पक्षाघ मेघ मेघ है, ठीक है। और ये जो है वर्षा मेघ है, ये वर्षा, जिससे रेटी कलर के मिल रहे हैं ना, ये वर्षा मेघ है, ठीक है ना। और उसके ये सतही मेघ है, स्टेटस।
अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं वर्षण। तो देखिए वर्षण जो होता है ये अगर पानी के रूप में होए तो उसे अपन वर्षा कहते हैं। अगर बर्फ गिरे आसमान से, है ना, तो उसे हम कहते हैं हिमपात। और अगर आसमान से ओले गिरे, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरे, तो हम उसे ओलावृष्टि कहते हैं या कारकापात भी कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो आसमान से क्या गिर सकता है, या तो पानी गिर सकता है या जल गिर सकता है। अगर जल गिरे तो वो कौन सी प्रकार होती है वर्षण की, वो वर्षा कहलाती है। अगर पतली पतली जो है बर्फ के जो है पतले पतले से लहराते हुए जो कण गिरते हैं, वो गिरते हैं, तो वो अपन क्या कहते हैं, हिमपात कहते हैं। है ना, कहते हैं ना बर्फबारी हो गई रात में, पूरी कारों पे सबके बर्फ जम गई। लेकिन अपन देखते हैं कई बार ओले गिरते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई पत्थर गिर रहे हैं, बड़े बड़े से छोटे छोटे से कंकड़ टाइप के गिर रहे हैं आसमान से, है ना। तो उसको ओलावृष्टि या कारकापात कहते हैं। तो वर्षण के तीन प्रकार है। वर्षण के तीन प्रकार कौन से हैं, वर्षा, हिमपात और कारकापात। अब ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्षा के प्रकार। कितने प्रकार की वर्षा होती है। वर्षण के प्रकार तो देख लिए हमने, वर्षा होती है, हिमपात होता है, कारकापात यानी ओलावृष्टि होती है ना। लेकिन अब वर्षा कैसे कैसे होती है वो हम देख रहे हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्षा को तीन प्रकार में बांटा जाता है। एक है संवहनीय वर्षा, दूसरी पर्वतीय वर्षा और तीसरी चक्रवातीय वर्षा, है ना। तो संवहनीय वर्षा मैं पहले समझाता हूँ। आपने देखा होगा भूमध्य के रेखा के आसपास की जो क्षेत्र होते हैं वहां पे साल भर पानी गिरता रहता है। देखिए ये जो वर्ल्ड मैप है मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आप ये इसमें देखिए, ये भूमध्य रेखा है, इसके आसपास साल भर वर्षा होती रहती है। ये है भूमध्य रेखा। तो आप देखना, जैसे ये अफ्रीका के फॉरेस्ट हैं, ये वाले अफ्रीका के जंगल है ना, ये है ना, घने जंगल, कांगो बेसिन के जंगल, अमेजोन के फॉरेस्ट, है ना। तो ये क्या है, 0 डिग्री के आसपास साल भर वर्षा होती रहती है, क्योंकि ये साल भर, ये जो क्षेत्र है ना धरती का, ये साल भर गर्म हो रहता है। हवाएं साल भर ऊपर उठती रहती हैं, और ऊपर उठती हुई हवाएं क्या होती हैं, ठंडी होती हैं, और ठंडी होकर पानी गिरती रहती है। यहाँ एक ही मौसम होता है, वर्षा का मौसम, है ना। तो ये एक प्रकार की हवा हो गई, हमने पढ़ लिया वर्षा। तो ये संवहनीय वर्षा है। तो संवहनीय वर्षा को बहुत ध्यान से पढ़ना भैया, बहुत ईजी है। देखो हवा गर्म होती है, गर्म होती है तो हल्की हो जाती है, हल्की होके ऊपर उठती है, और ऊपर उठती है तो ऊपर उठने के बाद हवा क्या होती है, फैलती है और ठंडी हो जाती है। और ठंडी हवा पानी होल्ड नहीं कर सकती, है ना, इसलिए संघनन करने लगती। संघनन मतलब पानी गिराना। संघनन कृपा होती है, कपासी मेघों का निर्माण होता है और पानी गिरने लगता है। समझ में आ गए ना। तो विषुवतीय क्षेत्रों पर ये मैक्सिमम चीजें होती है। तो देखो बहुत ईजी है। संवहनीय हवा क्या होती है, हवा गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठ के फैलती है और ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर पानी गिरा देती है। तो ये संघनन है। तो ये हवा क्या हो रही है, मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ एक बार, लाल कलर से ड्रॉ करता हूँ। ये जो है हवा, हवा गर्म हुई, गर्म होके ऊपर उठी, गर्म होके ऊपर उठी, और ऊपर उठ के क्या होगी, ये फैलेगी, और फैलेगी और ठंडी होगी, और ठंडी होने के बाद ये जो है पानी गिराना शुरू कर देगी। इसे हम क्या कहेंगे, संवहनीय वर्षा कहते हैं। अब अगली क्या हो रही है, पर्वतीय वर्षा, है ना। तो पर्वतीय वर्षा अपन समझ लेते हैं, एक मिनट। चलिए देखते हैं पर्वतीय वर्षा। तो इसमें देखो ये समुद्र से लगा हुआ मतलब पहाड़ है सपोज, और ये हवा आ रही है और पहाड़ से टकरा के क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है। ये देखो मैं नीले कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, पहाड़ उठ रही है ऊपर, और ऊपर उठ के पता है हवा हल्की होती है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हवा जमीन से ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो पानी गिरा देगी। समझ में आ गए ना। जब भी हवा ऊपर उठती है, अब देखो पहाड़ से टकराएगी, अब हवा पहाड़ से टकरा के पहाड़ को तो हटा नहीं पाएगी, तो पहाड़ से टकरा के वो इस तरह से आके ये ऊपर की ओर जाने लगेगी, और ऊपर उठ के यहाँ पे जो फिर पानी गिराना शुरू कर देगी। तो इसी को पर्वतीय वर्षा कहते हैं।
और आप देखना पहाड़ के एक तरफ जो है कितना हरा भरा है, क्योंकि ऊपर उठती है हवा पानी गिराती है, लेकिन नीचे उतरती हुई हवा कभी पानी नहीं गिराती। तो ये देखो अब इस तरफ हवा जो है पहाड़ से दूसरी तरफ नीचे उतर रही है, नीचे उतर के ठंडी होगी, और हवा जब ठंडी होती है तो पानी मतलब गर्म हो रही है, सॉरी, नीचे उतरती हुई हवा गर्म होती है, और गर्म होती हुई गर्म हवा कभी पानी नहीं गिराती। पानी कब गिराती है? जब हवा ठंडी हो। ठीक है ना? तो पहाड़ से टकरा के क्या होती, गर्म हवा पहाड़ से टकराई, ऊपर उठी, ऊपर उठ के ठंडी हुई, और ठंडी होगी तो पानी गिरा देगी। और दूसरी तरफ ये हवा जो है नीचे उतरेगी, और नीचे उतर के क्या होगी, ये हवा गर्म होगी। जितने नीचे उतरेगी उतना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और गर्म होती हुई हवा फिर जल नहीं गिराती, है ना? तो ये जो है इसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। चलिए हम इसको अपनी लैंग्वेज में याद भी करेंगे कि जब संतृप्त हवा पहाड़ीय ढाल पर आती है तो ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है। मतलब कोई हवा पहाड़ से टकरा रही, संतृप्त हवा मतलब उसमें जलवाष्प जो है 100% है, इससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकती, है ना? और जैसे ही ये ऊपर उठती है, ठंडी होती है, फैलती है और पानी गिराने लगती है, तो ये पवन पवन विमुख ढाल पर वर्षा कर देती है। और दूसरी तरफ जो होता है ढाल, उस पे वर्षा नहीं कहलाती। दूसरी तरफ जो वह ढाल होता है उसको हम कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, है ना? हमने देखो ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ये हवा चल टकरा टकरा के पानी गिरा रही है, तो ये पवन विमुख है। और ये दूसरी तरफ से जो है हवा नीचे उतर रही है, उसको हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। ये नीचे से लाल कलर से नीचे उतर रही है तो वृष्टि छाया क्षेत्र। तो आप देखना एक तरफ पानी गिर रहा है और दूसरी तरफ सूखा है, डायग्राम में दिखाया था ना पहले। तो ये दो चीज़ें होती हैं, है ना? और तीसरी प्रकार की वर्षा होती है, ये चक्रवातीय वर्षा होती है ना? तो भारत में कई बार सर्दियों के मौसम में भी थोड़ी बहुत 2-4 दिन वर्षा हो जाती है एमपी में, है ना? तो वो चक्रवात की वजह से होती है, चक्रवाती वर्षा। इसको हम डिटेल में अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, चक्रवात को पूरा। ठीक है? तो 3 प्रकार की वर्षा आपने देख ली, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। अब अगला टॉपिक है संसार में वर्षा का वितरण। ठीक है? तो अभी हम देखते हैं कि हम जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे। जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। ठीक है ना? तो देखिए विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 0 डिग्री लाइन है ना, ये विषुवत रेखा है। तो हम इससे जितना भी दूर जाएंगे, है ना, तो यहाँ से जितना दूर जाते आएंगे सामान्यतया वर्षा उतनी कम होती आएगी। देखो दूर जा रहा है अपन, नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ दूर जा रहा है ना। तो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये विषुवत रेखा है। इससे हम सामान्यतया जितना दूर जाएंगे उतनी वर्षा कम होने लगती है। ये जनरल रूल है, इसके एक्सेप्शंस भी हैं बहुत। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होने लगती है, पहला पॉइंट। अच्छा, समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में पानी ज़्यादा गिरता है, और समुद्र से जितने दूर जाएंगे, जैसे दिल्ली समुद्र से बहुत दूर है तो वर्षा कम होती है, तो समुद्र से दूर जाते हैं तो वर्षा कम हो जाती है, दूसरा पॉइंट, है ना? ठीक है। और जहाँ भी समुद्र के तट पर पहाड़ है वहाँ वर्षा पवन विमुख क्षेत्र, पवन विमुख बता था ना हमने, है ना? जिस तरफ से वर्षा पहाड़ों के ऊपर चढ़ती है वहाँ पर पानी ज़्यादा गिरता है, और जिस तरफ से नीचे उतरती है वहाँ पानी कम गिरता है। ठीक है? तो इस प्रकार के जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये हमें वर्ल्ड का जो वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है। तो ये हमारे टॉपिक की इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली है। जलवायु वाला, तो वायुमंडल में जल चैप्टर हमें इसको अब पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर भले याद करने हैं आपको, और इसे सुनेंगे आप 2-3 बार तो ही याद हो जाएगा, है ना? बस अच्छे से ध्यान सुनना। चलो हम बहुविकल्प भी देख लेते हैं कि वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक, वायुमंडल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल द्रव्य से गैस में बदलता है। तो गैस में कैसे बदलता है जल? वाष्पीकरण, है ना? और नमी पूरी क्षमता के अनुरूप हो। अगर नमी पूरी तरह, देखो पूरी तरह से नम हो, अब उसके अगर आगे और नमी नहीं ले सकती हवा, हवा उससे नमी लेगी तो पानी गिरा देगी, तो उस हवा को कहते हैं संतृप्त। भैया पूरी तरह से तृप्त है वो हवा, अब और नमी नहीं ले सकती। सबसे ऊंचे बादल कौन से हैं? तो सबसे ऊंचे बादल पछाब मेघ है। डायग्राम भी दिखाया था मैंने इसको, पछाब मेघ को इंग्लिश में साइरस क्लाउड्स कहते हैं, है ना? वर्षण के 3 प्रकार को, वर्षण के 3 प्रकार हमने क्या पढ़े थे?
एक प्रकार पढ़ा था वर्षा और दूसरा प्रकार क्या पढ़ा था, हिमपात, है ना। बर्फ नहीं जम गिरती, कारों पे बर्फ जम जाती है कश्मीर वगैरह में, वही हिमपात ही है। और तीसरा प्रकार हमने पढ़ा था जो है ओले वगैरह गिरते हैं ना, तो ओला वृष्टि। तो वर्षण के 3 प्रकार हो गए, है ना। सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता मैंने पढ़ाया था, उसमें आप देखिएगा बहुत अच्छी तरह समझाया, है ना। ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा तेजी से क्यों घटने लगती है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा क्यों बदलती है, देखो जैसे जैसे हम धरती से ऊपर जाएंगे, धरती का तापमान, धरती आसमान में हम जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, आपने देखा हो हिमालय पे अपन चोटी पे पहुंच जाओ तो बर्फ ही बर्फ रहती है, मतलब पहाड़ों में जितनी ऊंचाई पे चढ़ो बर्फ दिखती है हमें, है ना, क्योंकि हम जमीन से जितनी ऊंचाई पे जाएंगे ना उतना ठंडा होने लगता है ना। ऐसे ही हवा धरती से जितनी ऊंचाई पे रहती है उतनी ठंडी होती है, और ठंडी हवा पानी होल्ड कर ही नहीं सकती, इसलिए ऊंचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा कम होने लगती है। बादल कैसे बनते हैं, तो ये भी आपको चैप्टर आप देख लेना, संघनन मैंने बताया था, है ना। ठीक है, तो उसमें आप जो है बादल टॉपिक भी हमने पढ़ा था। तो बादल, वर्षा के वितरण, वर्षा के वितरण भी हमने अभी पहले पेज में पढ़ा, संघनन के प्रकार, ओले और तुषार। तो ये जो है इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है मात्र आधे घंटे में। इसको अगर 2-3 बार भी सुनते हैं तो पास होने से कहीं आगे, तो मात्र सुनने मात्र से ही आप कर सकते हैं, है ना। तो इसको बार बार सुनिएगा, फिर इसको समझिएगा तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।